powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket. नमस्कार, डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट यानी हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के सीजन का छठा मुकाबला आज खेले जाने वाला है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने जा रहा है। बात की जाए अब तक के मुकाबलों की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई जैसी टीम को पराजित कर अपनी ताकत बता दिया है। यूं कहें कि इस मुकाबले में उनके हौसले थोड़े बुलंद रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए हैदराबाद की, तो एक नजदीकी मुकाबले में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के आगे पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन हैदराबाद भी पलटवार में माहिर है, इसलिए पूरी उम्मीद की जाएगी कि ये वाली टीम भी आज ताकत के साथ मुकाबले में दिखाई देगी। लेकिन अगर आंकड़ों पर यहां हम गौर करें तो कहीं ना कहीं हैदराबाद भी भारी दिखाई पड़ती है। इस मुकाबले से जुड़े अहम पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और वर्तमान में एक्सपर्ट के तौर पर देश भर में जाने जाते हैं। और एक खास अतिथि भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश साहनी सर, जिन्हें लगभग आप सभी लोग पहचानते हैं। रणजी के पूर्व खिलाड़ी हैं, रणजी के कोच भी रह चुके हैं और खास बात यह है कि संदीप पाटिल जैसे महान क्रिकेटर के वो सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में शामिल थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं हमारा शो, लेकिन आज का जो मुकाबला है उस पर बात करें उससे पहले कल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल जिस अंदाज में मुंबई ने जीत छीनी है वो निश्चित तौर पर लंबे समय तक याद की जाएगी। क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि अब मुंबई के हाथ से बाजी निकल चुकी है, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजों ने वापसी करवाई और केकेआर के खिलाड़ी सिर्फ विकेटों का पतन देखते गए, तो उसके बाद मुंबई ने एक बार फिर बता दिया कि उनका एक खिलाड़ी मैच बदलने का मादा रखता है। सर, बता दिया मुंबई ने कि वो टीम क्यों इतनी भारी है। बिल्कुल, हमने कल भी बात करी थी कि अगर आप मुंबई टीम का बैलेंस देखें तो बहुत ही अच्छा बैलेंस है और उसके हर खिलाड़ी जो है वो मैच विनर है। और मैं तो कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि अगर हम आंकड़े देखें केके और मुंबई के बीच में 27-21 मैच जीते, पिछले 10 मैच में से 9 मैचेस जीते। शायद मुझे लगता है उसी के डर से कल देखिए एक जीता हुआ मैच खो देना। आप 152 रन बने हैं, 153 रन चेज कर रहे हैं, 9 ओवर में आपके पास 72 रन बन गए हैं बिना विकेट खोए हुए। और मुझे नहीं लगता क्रिकेट में कोई भी जो भी क्रिकेट का जानकार है, अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो सोच रहा होगा कि 9 ओवर में विदाउट लॉस आप 152 रन चेज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत रेयर होता है, जो कि क्रिकेट में कल हुआ। और अगर हम दोनों इनिंग देखें, मुंबई की इनिंग देखें, तो उनका भी लगभग एक समय के ऊपर जब सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरा था 87 रन पे सेकंड विकेट गिरा था, और उसके बाद में थर्ड विकेट 123 पे गिरा था, और उसके बाद में लास्ट के 5-6 ओवर में बिल्कुल वो रन बना ही नहीं पाए। एक समय पे लग रहा था कि मुंबई 170-175 रन का टारगेट पोज करेगा, जो बहुत मुश्किल से कुणाल पंड्या और राहुल चार की लास्ट एक पार्टनरशिप के कारण से कुणाल ने 15 बनाए और राहुल ने 8 रन बनाए, और करते किसी तरीके से वो 152 तक पहुंचे। बट हेड्स ऑफ टू मुंबई बॉलिंग। राहुल चाहर ने 4 विकेट लिए, ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए, और एक हारा हुआ मैच वो जीत कर ले आए। सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं अब केकेआर के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जीता हुआ मैच अगर अपन इस तरीके से खो देते हैं तो उसका एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये केकेआर के लिए कितना ज्यादा मैच जो है आने वाले समय के लिए एक चिंताजनक भविष्य बता गया है। नहीं, ये बहुत बड़ा लेसन है केकेआर के लिए, क्योंकि अभी जिस विकेट पर मैच हो रहे हैं, जो पिच है उसको उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग नहीं किया। उन्होंने अपना उस फ्लो में ही बैटिंग किया जैसे वो करते थे। थोड़ी समझदारी की जरूरत थी, बीच का गेम खेलना जरूरी था, जो सिंगल डबल लेना बहुत जरूरी था। उन लोगों ने सब बड़े शॉट खेलने की कोशिश करी, इसीलिए देखा होगा आपने कि जो भी मॉर्गन हुआ या उसके बाद शकीब उल हसन हुए, जो अब आउट बाउंड्री पे हुए, उसके बाद नीतीश राणा कूद गए उसको मारने के लिए। जरूरत नहीं थी, 30 बॉल पे 30 रन कोई बहुत बड़ा विकेट भी हाथ में थे और 7 विकेट आपके हाथ में है, पर ये लोग बड़े शॉट खेलने गए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया उनके लिए। वो समझना पड़ेगा उनको, इससे बहुत बड़ा लेसन लेना चाहिए कि बीच का गेम बहुत जरूरी है। अगर सिंगल डबल बनाएंगे इस विकेट पे तो आप टारगेट के पास जाते जाएंगे, उसके बाद विकेट भी हाथ में रहेंगे तो आप फिर बाद में चाहे तो फिनिश कर सकते हैं। अच्छा सर, वैसे आंद्रे रसेल आपकी बात बहुत मान रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो भले ही बल्लेबाजी में नहीं चल रहे, लेकिन पिछले मैच में भी उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की और कल भी भले ही रन ना बनाए हो, लेकिन अपना काम बखूबी अंजाम दिया उसे। बिल्कुल, 5 विकेट लिए, 15 रन देके 2 ओवर में। किसी भी टीम के लिए और किसी भी बॉलर की ड्रीम स्पेल है कि आप 2020 में 5 विकेट लेते हैं, उसको सैकड़े से बैटिंग में 100 से ऊपर माना जाता है। और बहुत कम रेयर ऐसे ओकेजन होते हैं जैसे एक बॉलर
20-20 क्योंकि 120 बॉल खेलनी है आपको, 10 विकेट है आपके पास में, तो ऐसा नहीं होता है कि 5 विकेट आप उसमें ले जाएंगे, बहुत रेयर होता है। ऑलरेडी हम इस आईपीएल में दो फाइफर देख चुके हैं कि 5-5 विकेट 2 बार लिए गए, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी उनकी, और वही एक कारण था कि मुंबई, जैसे कि हमने कहा कि 175 के आसपास हम देख रहे थे, और वो आकर 152 रन ही बना पाई। सर राहुल चहर के बारे में आप क्या कहेंगे? कल एक तरीके से पूरा जो मैच बदला है उस खिलाड़ी के बदौलत ही जीत हासिल की है मुंबई ने। बिल्कुल, विकेट सपोर्टिंग था, और उस समय उसने जो बॉलिंग किया, उसने खासकर उसने जो उसको त्रिपाठी का आउट किया, वो बॉल कह सकते हैं कि वो बेस्ट बॉल था उसका, और कोई भी वहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं त्रिपाठी, तो उनका आउट लेना, फिर नए बैट्समैन का नया आना, सेट होना, फिर टाइम नहीं बचा उनके लिए, तो उन्होंने जो उस समय बॉलिंग किया, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया अपनी बॉलिंग में, वो बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस की बात होती है, धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं वो, और उन्होंने जिस हिसाब से 4 विकेट लिए, पूरा मैच ही बदल दिया है। तो अच्छी बात है ये एक राइट आर्म लेग ब्रेक का, क्योंकि आप उनका बाहर एक बहुत बड़े राइट आर्म लेग ब्रेक को उनकी जगह खिलाया जा रहा है अभी, क्योंकि पीयूष चावला बैठे हुए हैं जिन्होंने कि आईपीएल में मेरे ख्याल से 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, पर उसके बाद वो उनको खिलाया जा रहा है, मतलब बॉम्बे टीम उसको बहुत भरोसा करती है, और भरोसे पर खरा भी और उतरे। उन्हें खरा उतरे बरोबर। तो मुंबई ने एक बार फिर अपने अंदाज में धमाकेदार जीत कर दर्ज करते हुए खाता खोल लिया है अंक तालिका में। और अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही टीम है वो जरूर चाहेगी कि ये मैच जीते, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरीके से शुरुआत की है, मुंबई को पराजित किया है, तो चाहेगी कि विजय रथ को जारी रखें। दूसरी तरफ यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद पुराने मुकाबले की यादों को भूलकर अब चाहेगी कि अंक तालिका में वो भी कहीं ना कहीं कुछ अंक हासिल करे। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो पिछले सीजन की बात करें तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद विराट कोहली की सेना पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। पिछले सीजन में तीनों मुकाबले हैदराबाद ने जीते थे और एलिमिनेटर मुकाबले में भी विराट कोहली की टीम को पराजित किया था। यानी इतिहास अगर पिछले साल का याद किया जाए तो यहाँ पर हैदराबाद के हौसले ज्यादा बुलंद दिखाई देंगे। लेकिन विराट कोहली टीम पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि एक शानदार और रोमांचक मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। बदला लेना चाहेंगे विराट कोहली, जिसके लिए जाने जाते हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए हर कप्तान चाहता है कि अपना हिसाब बराबर करे, पर क्रिकेट जो है वो अपनी तरफ से खेलता है, वो कभी किसी को अपनी सोच के हिसाब से नहीं जाने देता। अगर हम कल के मैच में देखें तो सोच हमारी कह रही थी कि एक समय के ऊपर आपको 11 ओवरों में मुश्किल से 70 रन और करने, 70-72 रन और 10 विकेट आपके पास में, और आप 10 रन से हार जाते हैं। तो क्रिकेट में कभी सोच के हिसाब से नहीं चलता, परिस्थितियां जो रहती हैं, जो कंडीशंस रहती हैं वो प्ले करती हैं। कंडीशन जैसी होगी, अगर स्लो बॉल में आपको विकेट्स लगे, शायद स्लो बॉलर को हेल्प मिल रही है, आप छक्का मारने जाएंगे तो डीप मिड विकेट बाउंड्री, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप कवर्स में आप होल्ड आउट ही होंगे, कैच ही होगा। तो वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग से खेलना पड़ेगा। आप बाहर से सोच के आएंगे कि आज मैं जीतूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं, आपको करना पड़ेगा। जहां तक इन दोनों टीमों का सवाल है तो मैं कहूंगा कि दोनों टीमें इवनली मैच्ड हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस मुझे कहीं लगता है तो थोड़ा मिडिल ऑर्डर में दिखता है कि मिडिल ऑर्डर में जो सनराइजर हैदराबाद है थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक इन द सेंस कि यंगस्टर्स हैं, सारे यंगस्टर्स हैं, और बीच में नबी भी हैं, बट नबी एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो बहुत लॉन्ग हिटिंग या डिवास्टेटिंग बैट्समैन नहीं बोल सकते हैं कि आएगा एक ओवर में 30 रन बना देगा। जबकि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर, उन्होंने दिखाई दिया। एबी डिविलियर हर बार दिखाते हैं, पिछले मैच में भी अगर हम बोले तो इन्हीं दोनों प्लेयर के बल के ऊपर आरसीबी वो मैच लगभग हारा हुआ मैं मान रहा था कि जिस समय पे लग रहा था कि बॉल रुककर आ रही है, स्लो बॉलर को मार नहीं पा रहे हैं, तो एबीडी ने आके इतना अच्छा इनिंग खेला वाला एंड अपनी टीम के लिए मैच जीता। मुझे लगता है कि अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो बॉलिंग में सनराइजर हैदराबाद बहुत फेवरेट है एज कम्पेयर टू आरसीबी। आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप वीक है। अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट में अगर दो टीमें हमें कोई भी चूज कर रही है कि जिनकी बॉलिंग लाइनअप सबसे अच्छी है, तो मैं रेट करूंगा कि मुंबई और सनराइजर हैदराबाद दोनों टीमें एक ऐसी हैं जिनके पास बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। किसी भी गिवन डे के ऊपर किसी भी टीम को वो एक रिस्ट्रिक्टेड टारगेट के अंडर रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं और अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि आज के मुकाबले में खासतौर पर आरसीबी के लिए एक खुशखबरी यह है कि देवदत्त पड्डीकल जैसे खिलाड़ी उनके पास आज उपलब्ध रह सकते हैं, और ओपनिंग में अगर विराट कोहली और वो दोनों उतरते हैं तो ये कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए रहेगी? देखिए, ये जैसे सर ने बताया कि बॉलिंग यूनिट की बात है, जहाँ तक हैदराबाद के पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है। उनके पास नया बॉल भुवनेश कुमार अच्छा डाल रहे हैं, फिर नटराजन दोनों नया बॉल भी अच्छा डालते हैं, स्लॉग में भी उनके पास यॉर्कर्स अच्छे हैं, संदीप अच्छा सपोर्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग में नबी हैं, अपना राशिद है, तो उनका बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है।
तो मेरे को लगता है कि आज और इनके पास बैटिंग है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर जो बहुत उससे उन खेलेंगे आज वो, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन अच्छा देंगे टीम को, परफॉर्मर हैं और अभी उनके करंट में काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बैटिंग की तरफ ज़्यादा जाएगा ये मैच। पर बॉलिंग की जहाँ तक बात है, अगर हैदराबाद ने पहले भी बैटिंग करते या हैदराबाद ने 160 रन भी बना दिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनको बनाना, ये बता दें। वैसे अब इस मैच से ज्यादा एक और दूसरी खबर हमारे सामने आई है जो आईपीएल और खास तौर पर दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा परेशान करने वाली है। वो ये कि उनके सबसे खास गेंदबाज, स्टार गेंदबाज एनरिच नोर्तजे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी ये थोड़ा सा एक झटका जो दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर लगा है, ये परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इस मैच से अतिरिक्त इस विषय पर भी बात करते हैं। सर, कोरोना ने एंट्री कर ली है, दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज पॉजिटिव आए हैं, कितना बड़ा झटका है ये दिल्ली कैपिटल्स? बहुत बड़ा है। देखिए, वैसे दिल्ली की टीम बहुत अच्छी है, उनके पास बॉलर्स भी उनको रिप्लेस करने के लिए, बैक करने के लिए बहुत अच्छे हैं। पर अगर हम बात करें एनरिच नोर्तजे की, तो अभी हम लोगों ने सीरीज देखी, इससे पहले वो पाकिस्तान के साथ में साउथ अफ्रीका में खेल कर आ रहे हैं और वो पूरी साउथ अफ्रीकन टीम में से जहाँ रबाडा भी थे, रबाडा भी उनके सामने बॉलिंग करते समय फीके लग रहे थे। मतलब इतनी स्पीड से वो बॉल कर रहे थे, स्पीड, एक्यूरेसी और इकोनॉमी हर एक चीज में। और पाकिस्तान के जितने बैट्समैन थे उन सबकी हालत उन्होंने खराब कर रखी थी। इस तरह का गेंदबाज अगर आपकी टीम में से सिर्फ कुछ परिस्थितियों के कारण से, कोविड के कारण से बाहर होता है तो ये बहुत ही बड़े दुख भरी बात है। और हम विश करते हैं कि इस तरह का स्पोर्ट्समैन जल्दी से जल्दी रिकवर करे, वापस आए और हम उनको खेलते हुए देखें। ये एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जल्द से जल्द एनरिच नोर्तजे वापस मैदान पर आए, हम सबका खूब मनोरंजन करें। खासतौर पर क्रिकेट प्रेमी जो उन्हें मैदान पर देखना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द आकर इस सीजन को ज्वाइन करें, जल्द स्वस्थ हो, ऐसी भी हम कामना करते हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं एक इस तरह के खिलाड़ी के बाहर होने से फ्रेंचाइजी और जो साथी खिलाड़ी हैं उन पर कितनी मानसिक एक दबाव बढ़ता है? नहीं, जो टीम को इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है ना, बॉलिंग यूनिट उनकी, जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है बहुत अच्छी है उनकी, तो नेचुरली थोड़ा लगता तो है। लेकिन उसके बाद भी उनके पास रिजर्व जो बेंच है बहुत अच्छी है उनके पास। अभी जैसे हमारे यहाँ के आवेश बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, अगर वो आएंगे तो हो सकता है उनको कुछ नहीं खेलने को मिले, लेकिन ये एक अच्छा साइन भी है हम लोगों के लिए कि कम से कम आवेश की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी और वो अच्छा भी कर रहे हैं। आज उनको उमेश यादव को बाहर बैठा के मतलब उसके ऊपर खिलाएगा, मतलब उसको भरोसा कर रही है उनकी फ्रेंचाइजी। और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है तो टीम में थोड़ा सा भी कोई अच्छा प्लेयर का कुछ होता है तो थोड़ा बैलेंस तो गड़बड़ाता ही है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि उसको मेकअप कर लेंगे। और मध्य प्रदेश के भी खिलाड़ी, इंदौर के खिलाड़ी रजत पाटीदार विराट कोहली की टीम में मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि आज प्लेइंग 11 में एक बार फिर वो शामिल हो और शानदार अपनी इनिंग, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, क्षेत्र रक्षक के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, तो एक अच्छा क्रिकेट उनके माध्यम से देखने को मिले। सर, रजत पाटीदार के विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि आपके काफी करीबी भी रहे, कई गुर सिखाए आपने? नहीं, काफ़ी वो तो बहुत ही मतलब लेबोरियस क्रिकेटर है। उसके बाद जहाँ तक बैटिंग की बात है तो जो उसके बाद बैटिंग की टेक्निक है और जो बैटिंग का जो टाइम, बॉल को टाइम करता है, वो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे बहुत बैट्समैन बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे बैट्समैन जो टाइम के साथ खेलते हैं वो उनको बहुत देखो तो बहुत अच्छा लगता है उनको बैटिंग करते। और जहाँ तक उनके खेलने की बात है तो उनको मौके मिलना चाहिए। सर, रजत पाटीदार आज एक अच्छी इनिंग का इंतजार रहेगा उनसे, हम लोग चाहेंगे। हम इंदौर को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश के लोग हमेशा ये चाहेंगे, विश करेंगे कि हमारा बच्चा जो खेल रहा है वो अच्छा खेले। उनके ग्लिम्पसेस अगर आप देखेंगे, पहले मैच हमने देखा उन्होंने जबकि 8 रन बनाए, अंडर एज लगकर बोल्ड हुए वो। और जो उनकी बैटिंग देखने में लगा, तो मैं मुकेश भाई के साथ जाऊंगा कि इन्होंने कहा कि जो वो टाइमिंग करते हैं, क्या जब एक प्लेयर विकेट पे आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो बैटिंग करता है तो उसका स्ट्रोक प्ले, वो कैसा खेल रहा है, और वो फील्डिंग करता है तो फील्डिंग, वो हर एक चीज दिखाती है कि आप में टैलेंट कितना है। उस लड़के में इमेंस टैलेंट है। फील्डिंग में भी हमने एक जगह देखा, पॉइंट्स से ऊपर उसने स्लाइड करके कवर्स की तरफ दौड़ के और स्लाइड करते हुए सेव किया था। अपने आप में बताता कि देखिए, एक नया यंगस्टर जब आता है तो उसको ऐसी पोजीशन पे नहीं फील्डिंग कराया जाता कि जैसे पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर्स, ये यहाँ की पोजीशंस हैं जहां से ज्यादा मोस्टली स्ट्रोक्स जाते हैं, ज्यादा रन निकलते हैं। तो वहां एजाइल फील्डर, वैसा फील्डर जिसकी कैपेबिलिटी डाइव करना हो, अच्छे कैच पकड़ना हो, अच्छी थ्रो इन करना हो, बेस्ट फील्डर को वहां रखा जाता है। उसके साइड में कप्तान कोहली है, तो आप देखिए दो कंपैरिजन, एक कैप्टन है, बेस्ट फील्डर है, उसके साइड में वो फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उस बच्चे में बहुत टैलेंट है और हम उनके लिए विश करते हैं उसके लिए कि ये उसका अभी स्टार्ट है। और मुझे लगता है कि वो फॉर्चुनेट है कि अगर कोहली के अंडर खेलेगा, देखिए खेलना बाकी फ्रेंचाइजीज में भी है, बट अगर आप
जो इंडियन कैप्टन है उसके फ्रेंचाइजी में खेल रहे हैं, तो आप इजीली वो आपको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये लड़का कैसा है, इसमें यंगस्टर क्या के लिए कमी एक है। तरीके गोल्डन पीरियड। गोल्डन बिल्कुल ऐसा समझिए कि उनकी लॉटरी लगी है ये। बाकी सभी देखिए यंगस्टर जितने भी अभी आए हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल कर आए हैं, तो जितने भी अभी सिलेक्शन हुआ है उन सब में सबने अच्छा किया है तो आए हैं। बट अगर जो लोग मान लीजिए इस तरह की फ्रेंचाइजी के साथ खेलेंगे, ऐसे कैप्टन के साथ में खेलेंगे जो इंडियन टीम का कैप्टन है, ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज आपको मिलता है। देख, अगर रजत के लिए बोला जाए तो थोड़ा सा ये कि वो जितनी देर खेला, वो 8 बॉल खेला, उसने 8 बॉल में अपने बता दिया है कि उसके पास क्या है, टैलेंट है। जिस हिसाब से उसने बॉल को टाइम किया, आउट हो जाना अलग बात है कि जल्दी कर गया थोड़ा सा, वो बाकी कोई बात नहीं, ये होता है, तो पार्ट। लेकिन क्षमतावान खिलाड़ी कभी भी परिचय दे देंगे। हाँ, उसने बता दिया कि वो 8 बॉल में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उसको कॉन्फिडेंस दिखाया उसने, वो उससे दिखा दिया कि नहीं यार, वो उस लेवल का प्लेयर है। और बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों के बीच भी आज अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है, खासतौर पर विकेट कीपर बल्लेबाजों के बीच, क्योंकि विराट कोहली के पास है एबी डिविलियर्स, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और हमेशा ही फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ है जॉनी बेयरस्टो, जिस तरीके से वो भी लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर विराट कोहली के सामने वो भी होंगे। सर, दोनों खिलाड़ी शानदार, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज और आज टफ कंपटीशन। डेफिनेटली आज का अगर मैच में मैं समझूं तो मुझे लगता है नहीं किसी टीम को कुछ ज्यादा एडवांटेज है। हाँ, डेफिनेटली टॉस एक एडेड एडवांटेज होता है कि आप टॉस जीतेंगे तो कम से कम आपके कप्तान के पास ये निश्चित करने का समय है कि वो क्या खेलना चाहता है। वो पहले बैटिंग करना चाहता है, वो पहले बॉलिंग करना चाहता है। ड्यू की फैक्टर की बात करें तो कल हमने देखा जो मैच में चेन्नई में था उसमें ड्यू नहीं था, परसों का उससे पुराना पिछला जो मैच था उसमें ड्यू था। तो एक कैप्टन के लिए बहुत मुश्किल है टॉस जीतने के बाद डिसाइड करना है क्या उसके पहले बॉलिंग करनी है क्योंकि बाद में ड्यू आने वाला है। तो ये चीजें देखते हुए उसके पास एडवांटेज रहता है कि ठीक है, मैं ये असेस कर सकता हूं या मैं मेरी स्ट्रेंथ पे खेल सकता हूं कि मेरी टीम बल्लेबाजी अच्छी करती है, मेरी टीम गेंदबाजी अच्छी करती है, हम उस हिसाब से किस में बेटर हैं, हम क्या करें ताकि हम ये मैच जीत सकें। जहां तक ये दोनों बल्लेबाजों का सवाल है तो देखिए डिविलियर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, सिर्फ वो अब 2020 खेलते हैं इंडिया पर ऐसा लगता नहीं है सर। मैं बट आज भी आपने जैसा बोला मैं आपसे सहमत हूं, आज भी वो किसी भी इंटरनेशनल टीम में क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल मेरिट के ऊपर वो किसी टीम में आ सकते हैं। आप कीपिंग की बात करें तो फ्लॉलेस है, मैंने उसको भी कैच ड्रॉप करते हुए नहीं देखा। आप बैटिंग की बात करें तो जिस सिचुएशन में भेजें आप, अगर आपकी टीम प्रेशर में है और आपको लंबा इनिंग खेलना है तो लंबा इनिंग खेलते हैं, और आपकी टीम अगर प्रेशर में है जहाँ रन नहीं बन रहे हैं, रन बनाना है तो अगर वो कितना अच्छा खेलते हैं, मतलब आप उनको जैसा खिलाना चाहेंगे वो वैसा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए अगर हम सब दर्शक भी और हम सब लोग जो क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम ऑलवेज यही उनको देखना चाहते हैं। इट इज ए ट्रीट टू वॉच ए बी डिविलियर। वो कैसे उनका स्टाइल इतना एलिगेंट है, इतना एफर्टलेस है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अगर आपको वाकई में कुछ देखना है और आपको अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि आज सबसे अट्रैक्टिव फील्डिंग की अगर बात करें, आप कीपिंग छोड़ दीजिए, फील्डिंग की बात करें तो इज द बेस्ट फील्डर। आप कीपर हैं तो कैचेस ड्रॉप नहीं करते हैं, बैटिंग में आप जैसा भी खेलना चाहे तो एक कप्तान इससे ज्यादा किसी क्रिकेटर से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। पूरा वो पैकेज आप जो चाहेंगे वो आपको करने के लिए तैयार है, और एक अच्छे इंसान भी, और टॉप ऑफ इट। आप देखिए यंगस्टर्स को बोलना, फॉलो करना, और बहुत ही हम्बल इंसान है। आप उनको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करते हुए देखे तो आपको लगेगा नहीं, बहुत शालीनता जो है उनमें झलक रही है। यही सब चाहिए होता है कि आपको एरोगेंस नहीं है, आप इतना कुछ जानते हैं, करते हैं क्रिकेट में, इतना बड़ा आपका ब्रांड है, इमेज है, पर फिर भी आप इतने हम्बल हैं और एक अच्छे क्रिकेटर हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। ही इज ए ट्रीट टू वॉच। उनको थोड़ा सा एबी डिविलियर्स को थोड़ा बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब साउथ अफ्रीका गए थे खेलने तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम भी प्रैक्टिस कर रही थी केप टाउन में, तो हम देख रहे थे उनका, तो वहाँ से जब लोगों का इतना उनके प्रति वो है, मतलब उनका ये सोचना था ये कोई सा भी गेम खेलते तो ये इंटरनेशनल प्लेयर रहते हैं। मतलब वो बहुत सारे गेम खेले हैं जिसमें वो आराम से कंट्री को मतलब वो रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो बोले इनके पास सब चीज़ है, बोले तो बहुत बड़ा बात है इतना एक प्लेयर में इतनी सारी प्रतिभा होना। तो आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं एबी डिविलियर्स, और आज जब मैच होगा तो सभी की निगाहें जाहिर तौर पर उन्हीं पर टिकी होंगी कि एबी डिविलियर्स किस तरह का प्रदर्शन करके आज सभी क्रिकेट फैंस को उत्साहित करते हैं। और अब बात करते हैं दो कप्तानों के बीच की भिड़ंत को, तो विराट कोहली एग्रेसिव कैप्टन है लेकिन उसके बावजूद उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी काबिल तारीफ होती है। और दूसरी तरफ डेविड वार्नर, भले ही वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं लेकिन भारत के प्रति उनका लगाव कितना है वो हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से वो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय खिलाड़ियों को समझते हैं, इसलिए दोनों कप्तानों के बीच भी आज
उनकी रचना के बीच में, उनकी व्यू रचना के बीच में आज एक रणनीति के बीच भी अच्छा मुकाबला हुआ। बिल्कुल ठीक बात आपकी, पर अगर हम दोनों के क्रिकेटिंग लेवल की बात करें और एक्सपोजर्स की बात करें तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी कर चुके हैं और बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन है, एग्रेसिव बैट्समैन है। पर अगर हम उन दोनों के लेवल की बात करें या सिचुएशंस में खेलने की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, तो मुझे लगता है विराट कोहली जो है उनसे बहुत बहुत आगे हैं। टेक्निक की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, एवरेज की बात करें, हंड्रेड्स की बात करें, और टॉप ऑफ इट अगर मान लीजिए उसके ऊपर आप कैप्टन, तो आप एक अच्छे बल्लेबाज तो हैं ही हैं, अच्छे फील्डर तो हैं ही, उसके ऊपर आप कैप्टन हैं, और अगर आप एग्जाम्पल से लीड करते हैं सबको, तो आपकी टीम से उतना अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग में या एक अच्छी कैप्टनसी की बात की जाए, तो विराट कोहली जो है डेविड वार्नर से बेटर है। क्या कहेंगे सर, आप सहमत हैं? आप? नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं थे दोनों एग्रेसिव कैप्टन, लेकिन जब कैप्टनसी की जहाँ जिसे कह सकते हैं कि मैच्योरिटी लेवल है, तो अब धीरे धीरे विराट कोहली ने जो पिछले मैच में कैप्टनसी की, उसने जिस हिसाब से चेंजेस किए, कब किस बॉलर को लाना, तो अब उनको ये चीज़ें अब उन काफ़ी सीख गए हैं, मतलब वो और आगे ही उनको इतने टाइम से इंडिया लीड कर रहे हैं, तो इस बार कुछ डिफरेंट रोल में हैं वो। बैटिंग तो उनका नो डाउट है ही, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, पर जहाँ तक सोच की बात है तो बहुत चेंजेस हुई है उनकी, और उनकी जो जिस हिसाब से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी टीम को मोटिवेट करती है। तो ऐसे विराट कोहली को मैं ज़्यादा थोड़ा सा वो करूँगा, लेकिन जहाँ तक वार्नर की बात है, वो भी एग्रेसिव प्लेयर है, उनका भी बैटिंग और 2020 उसमें काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो नो डाउट इसमें विराट कोहली ज़्यादा बेटर हैं। पर जहाँ तक मुकाबले की बात है तो अभी देखेंगे आगे दोनों। मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आरसीबी आज तक एक बार भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है, हाँ। और अभी उन्होंने जो चेंजेस किए हैं, जैसे मैक्सवेल को लाना, कुछ और यंगस्टर्स को लेकर आना, और ऐसा लगकर मुझे लग रहा है कि जो जो गैप्स बीच में थे, यहाँ आरसीबी सिर्फ एबी डिविलियर और विराट कोहली पे डिपेंडेंट थी, है ना। उसके बाद में मैक्सवेल आना, यंगस्टर्स आए हैं, उनका आना, कुछ ऑलराउंडर्स लिए हैं इन्होंने, तो अब मुझे लग रहा है कि एक टीम ऐसी है जो ये टूर्नामेंट के प्लेऑफ्स में जा सकती है, जिसको जीतने की क्षमता रखती है, और कहीं ना कहीं विराट कोहली जैसे कप्तान के दिल में ये मलाल होगा कि इतने संस्करणों के बाद में भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने इतने सारे टूर्नामेंट इंडिया के लिए जीते हैं, इंडिया की टीम बनाई है, इंडिया की टीम ऐसी सॉलिड यंगस्टर्स के साथ बनाई है कि हमारी टीम शायद ही इस तरह की कभी रही होगी। अगर आप आज हम उठाकर देखें तो हमारे इंडियन टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर की हम बात करें तो आपको वहां पर भी एक अच्छे बैट्समैन हैं, कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पहले हम बात करते हैं हमारे वो 5 बल्लेबाज हैं, उसके बाद में ये कीपर है, फिर बॉलर है हमारे पास 5 और हो गया काम, और पहले 5 बल्लेबाज गए तो गए कुछ नहीं। आप देखिए पिछला मैच जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जीता है ना, वहां पे देखिए हमारे कीपर ने और लोअर मिडिल ऑर्डर ने जिताया हमको आकर। उस तरह की बल्लेबाजी करना हमारे लिए तो कम से कम इंडियंस के लिए ड्रीम रहा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर हमारे पास इतना स्ट्रांग या ऐसे ऑलराउंडर हमारे पास हो सकते हैं, और मुझे तो ये कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसमें कप्तान विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हीं को फॉलो कर देखिए, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेट के, आपको देख के लोग फॉलो करते हैं, फिटनेस आपकी कैसी है, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे खेलते हैं, आप कैसे रिएक्शन करते हैं, आप सिखाते कैसे हैं। आप जब इस तरह का कप्तान आपके पास होगा तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, वो फियरलेस आ रहे हैं। ऐसे बैटिंग मैंने लोगों को अभी इसी में जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनको हमने ऐसे फेयरलेस बैटिंग करते हुए देख रहे हैं कि उनको किसी का डर ही नहीं कि भाई तू होगा टॉप बॉलर होगा, आज के तो इस बॉल को समझना है तेरे को। तो ये कंसेप्ट है जो बच्चों में भरा जा रहा है। मुकेश भाई जैसा काम कर रहे हैं, या आप लोगों ने जैसे बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है क्रिकेटिंग सेंस में कि भैया कैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल कैसे पकड़ते हैं, बैट कैसे और फील्डिंग कैसे करना है, तो ये जो नई टेक्निक्स उनको बताई जा रही हैं और ये जो सिखाया जा रहा है कि मेरिट पे खेलना है, आपके डे पे आपको खेलना, बताइए कि आप फॉरगेट इट, आप बॉल देखिए, बॉल के हिसाब से खेलिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो इनको देख के कर रहे हैं। और कप्तान के कारण से डेफिनेटली बहुत सारा फर्क हमारी इंटायर इंडियन क्रिकेटिंग फर्टिनिटी पे पड़ रहा है। पर सर से एक बात से सहमत हूँ कि अभी विराट कोहली को आईपीएल में प्रूव करना है, क्योंकि वो उनको भी होगा अंदर मलाल, आज तक आईपीएल नहीं जीते वो लोग, आईपीएल में जीते ही नहीं वो, और सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं तो समझते हैं इस बातों को कि किस तरीके से ट्रोल भी हो जाते हैं आरसीबी को लेकर। वो बात सही है, वो उनके अंदर मलाल है कि ये चैंपियन होना, और इस बार कुछ अलग ग्रूम में दिख रही है टीम उनकी, क्योंकि मैक्सवेल के आने से बहुत फर्क पड़ गया जो मिडिल ऑर्डर में इसके।
तो विराट कोहली का यही मलाल मुझे लगता है कि इस बार के टूर्नामेंट में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर आरसीबी चाहेगी कि इस बार खिताबी जो सूखा है उसे खत्म किया जाए, और उसकी आधारशिला हालांकि पहले मुकाबले में मुंबई को परास्त कर विराट सेना ने हमारे सामने रखी है। और अब जाते जाते एक स्टूडियो का हमारा जो परंपरागत सवाल है सर, कौन सी टीम आपको भारी दिखाई पड़ती है? क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि आरसीबी ज़्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग में जबकि सनराइजर हैदराबाद ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूँगा। सर मैं भी थोड़ा सा, मेरे जहाँ तक कि सर जो बोल रहे हैं आरसीबी नो डाउट उनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, पर हैदराबाद को चूंकि अब कमबैक करना सर मैं यही चाहता था कि कम से कम कंपटीशन ऐसी बराबर हो जाए। तो मैं चाहूंगा क्योंकि हैदराबाद के पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, अगर उन लोगों ने थोड़ा सा रन बना दिए 160 से, जो कि यहाँ के विकेट हैं, हाँ। चेपाक के जो विकेट हैं वो थोड़ा स्लो हैं, थोड़ा सा बॉल रुक के भी आता है, स्पिन भी होता है, तो वहाँ स्ट्रोक प्ले आसान नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अगर इन्होंने रन बना दिए हैं 160 165, मेरे को ऐसा लगता है तो बहुत अच्छा मैच होगा, और ये लोग, इनका बॉलिंग यूनिट अच्छा है, तो मैं चाहूंगा कि हैदराबाद टीम मैं मुकेश भाई से सहमत हूँ, टीम दोनों लगभग सिमिलर है। मैंने क्या बोला, देखिए बॉलिंग का एडवांटेज इनके पास में है, हाँ। कि जैसे मोहम्मद नबी है तो बहुत सीजन 2020 क्रिकेटर है और स्पिनर है। उसके बाद राशिद खान बेताज बादशाह आज के दिन में, अगर आप स्पिनिंग की बात करते हैं, टॉप स्पिनर हैं 2020 के, इकोनॉमी 6.2 है उनकी, 6 रन से ऊपर, मतलब 24-25 रन एक आपका बॉलर देता है, और कंसिस्टेंटली 2 विकेट 3 विकेट वो हर मैच में लेते हैं। तो इस तरह के बॉलर आपके पास में हो, बट जो मुझे एक ड्रॉबैक दिखता है कि जो मिडिल ऑर्डर है वो यंगस्टर्स का है, और वो थोड़ा ब्रिटल है वो। और आज देखिए प्रॉब्लम सनराइजर हैदराबाद के पास ये है कि केन विलियमसन जैसा बैट्समैन बाहर बैठा है, पर वो खिला नहीं सकते, क्योंकि नियमों के हिसाब से हम सिर्फ 4 इंटरनेशनल प्लेयर ही खिला सकते हैं टीम में। तो टीम आपके पास 3 बिल्कुल एस्टैब्लिश है, उनको आपको राशिद को आप छेड़ नहीं सकते हैं, डेविड वार्नर को आप छेड़ नहीं सकते हैं, और जॉनी वेस्टो को आप छेड़ नहीं सकते हैं। ये 3 तो आपके पक्के ही हो गए। तो चौथा ही खेलने के लिए आपके पास बचता है मोहम्मद नबी बचता है। अब नबी को अगर आप बाहर करते हैं तो केन विलियमसन को ला सकते हैं, पर इस विकेट पे जैसे कि मुकेश भाई ने कहा, स्लो विकेट है, आपको स्लो बॉलर चाहिए। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि केन विलियमसन को अंदर खिलाएंगे, और वही एक रीजन है कि मुझे लगता है कि इनका मिडिल ऑर्डर ब्रिटल है। अगर ऊपर की टॉप विकेट 1-2 गिर जाती हैं जल्दी, तो 3 विकेट पहले गिर जाती हैं अगर, तो अगले वालों के लिए मुश्किल होगा उतना संभालना है, उतना बड़ा स्कोर करना, जो आरसीबी के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोनों टीमें अपनी ताकत कमजोरियों के आधार पर बराबर की दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि थोड़ा सा जो एक एडवांटेज है वो मिडिल ऑर्डर में जो आरसीबी के पास बल्लेबाजी के तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा सा आगे दिखाई देती है टीम। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अभी हम लोग मुकाबले देख रहे हैं आईपीएल के, भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती। कल का मैच जिस तरह से देखा कि किस तरीके से मैच पलट गया, इसलिए इतना जरूर कहेंगे कि बहुत मजा आने वाला है। खासतौर पर राशिद खान जैसे अनुभवी स्पिनर के सामने जब हम ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार ये मुकाबला होगा, और एक बल्लेबाजी और गेंदबाजों के बीच एक अच्छा खासा संघर्ष हमारा आपसे कुछ ही मिनटों बाद इंतजार कर रहा है। तो चलते हैं मैच की तरफ, लेकिन हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। सुखदेव सर, सानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस शो के लिए दिया। तो कल मुलाकात होती है, लेकिन एक बार फिर अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए फिलहाल जितना समय घर पर रह सकते हैं घर पर रहें, और जैसे जैसे आईपीएल बढ़ेगा हम कोशिश करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर खेल के माध्यम से आप सबके आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम निर्मित कर सके। तो फिर कल मुलाकात होती है, लेकिन डीजीएनआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket।